स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है अभी हम पेट की क्लासेस देख रहे थे। देखिए जैसे पेट की क्लासेस 6-7 हो जाएंगे दोस्तों, उसके बाद हम यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही शानदार तरीके से क्लासेस शुरू कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए हम देख रहे थे दोस्तों, पेट में आपको इतिहास पढ़ा दिया था, इतिहास के बाद आंदोलन करा दिया था, आंदोलन के बाद अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के बाद दोस्तों हमने भारतीय संविधान करा दिया था। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या देख रहे थे, भूगोल। तो भूगोल के बारे में हमने देखा। ठीक है, इनका भौतिक भूगोल देखा, नदियाँ और घाटियाँ देख ली, और दोस्तों पर्वत पहाड़ियाँ हिमनद देख चुके थे, वन ये मरुस्थल देख चुके, वन देख चुके, खनिज देख चुके। इसके अलावा मेरे दोस्तों मौसम देख चुके। ठीक है, ये चीज़ देख चुके थे। आज दोस्तों हम देखने वाले भू जल संसाधन, क्या भू जल संसाधन के बारे में देखने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। इसको शुरू करते हैं उसके पहले बता दें आपको कि मेरे साथियों जो बच्चे पहली बार जुड़े हमारे साथ वो चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर ज्ञान आरबीएल की, और देखिए ये हमने प्लेलिस्ट बना दिया है पेट के लिए। तो पेट 2025 के लिए एक क्रम में लगी हुई क्लासेस हैं, जा करके आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बहुत देखिए अभी आपके पास समय है, ठीक है, आप 2 पे लगा करके रिवीजन कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, बेस्ट तरीके से, बहुत छोटी छोटी क्लासेस हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने स्टैटिक जीके कराया हुआ है पहले से। ठीक है, इसमें दोस्तों आपकी पेट की स्टैटिक जीके भी मिल जाएंगी काफ़ी हद तक। ठीक है, तो कर लीजिएगा। करंट अफेयर हो गया और अन्य क्लासेस देखिए। और जिनको चाहिए दोस्तों पीडीएफ वगैरह, अगर आपको चाहते हैं रिवीजन के लिए पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर ले, या फिर लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से जाने के बाद आप दोस्तों जाइए ई बुक्स वाले कॉलम में, और जैसे ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे आपको ये दिख जाएगा UPSSC पेट 2025 पीडीएफ बैच। ठीक है, 111 रुपये में आपको मिल जाएगा दोस्तों, ऑफर प्राइसेस। जा करके इसको लेंगे, उसके बाद इसको प्रिंट भी निकलवा सकते हैं बाहर, या ऐसे पढ़ना चाहें ऐसे पढ़ सकते हैं दोस्तों। रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट पीडीएफ होंगी। इन 8 टॉपिक्स के आपको ये चीज़ें मिलने वाली हमारी इस पीडीएफ से। इसके अलावा करंट अफेयर का मिल जाएगा। जनहित याचिका दोस्तों यूपीएसआई के लिए बहुत बेस्ट कंप्यूटर ई बुक है आपकी, हिंदी की दोस्तों ई बुक्स मिल जाएंगी, और यूपी स्पेशल है। इसके अलावा स्टैटिक जीके की आपको मिल जाएगी दोस्तों, बहुत ही टॉप क्लास की है। 99 रुपीज़ में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। इन सभी पीडीएफ को आप बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा संपूर्ण इतिहास मिल जाएगा, भूगोल मिल जाएगा, और दोस्तों ये है स्टैटिक जीके यूपी पुलिस के लिए। इतनी सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे स्टैटिक जीके के मात्र 99 रुपीज़ में। तो जा करके परचेज करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों चलिए हम देखते हैं भू जल संसाधन। देखिए भू जल क्या होता है, भूमि के नीचे का जल। ठीक है, उससे जो संसाधन होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए हम भूजल संसाधन शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ें भी देख सकते हैं। ठीक है, क्या है कि जैसे आपसे पूछ सकता है, देखिए जल से संबंधित जल दिवस, तो आपसे पूछ सकता है विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को। और इसका दोस्तों थीम क्या है इस बार 2025 में, इसका थीम क्या है, तो ग्लेशियर संरक्षण क्या है इसका थीम है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखें, ग्लेशियर संरक्षण क्या है इसका थीम है। आपको बता दें दोस्तों कि जल एक चक्री संसाधन, चक्र की तरह चला करता है। ठीक है, जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर मैं बात करूं, क्या अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों कि भारत के हिस्से में क्या है, पूरे विश्व का, संपूर्ण विश्व का भारत के हिस्से में क्या आया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि संपूर्ण विश्व का केवल 4% जल भारत के हिस्से में है। भूभाग कितना 2.4%, और जनसंख्या दोस्तों 17.17% पूरे विश्व का भारत के पास है। यानी कि केवल 4% जल भारत के पास है, 96% जल अन्य देशों के पास है। ठीक है, 2.4% जो भूभाग है, क्षेत्रफल है, वो भारत के पास है। ठीक है, और भारत आपको पता होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है, और जनसंख्या में दोस्तों दूसरा है चाइना के बाद। मगर दोस्तों चाइना भी हटने वाला है बहुत ही जल्द, इस दिन इसके आंकड़े आ जाएंगे। ठीक है, कई जगह दिखाया भी गया, बताया भी गया। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए। चलिए एक बार मैं जल के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, उसको समझने की कोशिश करिएगा फिगर के माध्यम से। तो साथियों इस चीज़ को समझिएगा, अगर मैं मान लूँ संपूर्ण पृथ्वी पर 100% जल है। ठीक है, आप भी मैथ के कलाकार हैं तो समझिएगा कि अगर मैं बताऊं आपसे कि अगर पूरे पृथ्वी पर देखा जाए, पूरे ब्रह्मांड में दोस्तों देखा जाए तो 100% जल है। तो 100% जल में दोस्तों आप देखिए 100% सॉरी जल नहीं, 100% पृथ्वी है। मेरी थोड़ा सा मिस्टेक है कि अगर आपसे बोलूं कि पूरी पृथ्वी दोस्तों 100% है, 100% पृथ्वी है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और समझिएगा, जो 100% पृथ्वी है इस पर जल कितने भाग है,
ठीक है, जल कितने परसेंट पे है, और दोस्तों जो रह रहे हैं हम लोग भूभाग कितने पे जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु रह रहे हैं। तो आपको बता दें कि अगर मान ले दोस्तों ये पूरा का पूरा 100% क्या है दोस्तों, पृथ्वी है, तो दोस्तों उसके दोस्तों लगभग दोस्तों 71% पे जल भरा हुआ है, ये जल हो गया। और इतने लैंड पे जो आपका दोस्तों बचा है, ठीक है, जो ये इतना बचा हुआ है 29%, क्या 71% भाग पे क्या है, जल भरा हुआ है। इसी में दोस्तों क्या आएंगे अभी बताएंगे, ठीक है। तो 29% पे क्या है दोस्तों, इसी पे हम लोग रहते हैं, यानी कि ये भूभाग है, ठीक है। इसी पे सभी महाद्वीप, सातों महाद्वीप स्थित है, जिनमें दोस्तों सभी देश स्थित हैं विश्व के, ठीक है, 29% भाग पे। और दोस्तों इसके अलावा इसी पे दोस्तों आपको तो पेड़ पौधे स्थित हैं, जीव जंतु जो भी चीजें आप देख पाते हैं वो सब इसी में स्थित हैं, ठीक है। तो यानी कि आपसे पूछेगा कि संपूर्ण पृथ्वी पर जल कितने परसेंट है, 71%। अब कहेंगे सर 71% जल है, 29% केवल जमीन है, फिर भी जल की कमी होती है। भैया जल है तो, मगर दोस्तों फ्रेश वाटर नहीं है, ज्यादातर क्या है, महासागर है, खारा पानी है, जिनका हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो सिंपल सी बात क्या है, अगर मैं मानूं 100% पृथ्वी है तो उस पर भूभाग कितना जिसपे रह सकते हैं, जो जीव जंतु निवास करते हैं, पेड़ पौधे, तो 29% भाग है, भूभाग है, और 71% पे जल है। इतना समझ गए। अब 71% जो जल है उसमें दोस्तों कौन सा जल है, क्या अच्छा वाला जल है पीने वाला। तो साथियों आप समझिए, अगर 71% को अगर मैं 100% मान लूं, क्या मान लूं, अगर जो 71% जल है, अगर मैं जल को 100% मान लूं मेरे दोस्तों, तो उसमें से दोस्तों फ्रेश जल कितना है, केवल 2.5%। समझिएगा, फ्रेश जल कितना है, 2.5% दोस्तों। और 97.5% जल कौन सा है, महासागर का जल है, जो कि खारा जल है, जिसको हम पी नहीं सकते, यूज नहीं करते, ठीक है। यानी कि हमारे पीने यूज करने वाला जल कितना है, फ्रेश जल कितना है, वो दोस्तों कितने परसेंट है, 2.5%। अगर टोटल जल की अपेक्षा बात कर ली जाए, आपसे पूछ लें कि कुल जल का कितने परसेंट दोस्तों फ्रेश जल है, तो लगभग 2.5%। कुल जल का कितने परसेंट दोस्तों खारा पानी है, तो 2.5%, ठीक है। अब देखिए ये महासागरी जल हो गया, ये जो आपके साथ महासागर हैं, जो भी महासागर है वो सब इन्हीं जल को माना गया, ठीक है। अब दोस्तों 2.5% जो जल बना है, बचा है दोस्तों पीने वाला, फ्रेश मतलब पीने वाला नहीं, मतलब कि अच्छा जल, इसको हम पी सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब जो 2.5% है, अगर इसको मैं 100% मान लूं, ठीक है, इसको मैं 100% मान लूं, तो इस फ्रेश जल में से दोस्तों 70% जो जल है, यानी ये 2.5% का भी 70% क्या है, ये बर्फों के रूप में जमा है, जिसको आप हिमनद कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं, जो पिघल पिघल के धीरे धीरे नदियों में आता रहता है, समझे। यानी कि जो फ्रेश जल है 2.5%, उसका दोस्तों 70% हिस्सा दोस्तों बर्फ के रूप में आपको मिलेगा, और 30% हिस्सा क्या है दोस्तों, जल के रूप में आपको मिलेगा। कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन पर भी बात करते हैं, ठीक है। यानी 70% हमेशा बर्फ के रूप में जमा ही रहता है ग्लेशियर में, ठीक है। अब जो 30% हिस्सा जो जल के रूप में आपको मिलता है, आप यूज करते हैं, तो वो कौन सा है, तो उसके बारे में बात कर लें। तो दोस्तों जो 30% जल है, अगर 30% जल में से दोस्तों आपको बता दें, जो 30% जल बचा है ना, उसमें दोस्तों जो 17.5% ना, सॉरी 7.5%, ये दोस्तों नदियों, तालाब और झीलों में पाया जाता है। कहां दोस्तों, नदियों, तालाबों और झीलों में दोस्तों पाया जाता है। और दोस्तों 22.5% ये भौम जल होता है, नीचे का, जमीन के नीचे का जल, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। और दोस्तों अगर इन्हीं 30% जल में से मैं मान लूं, जो ये 30% जल है, जल के रूप में विद्यमान है, इनमें से भारत के पास कितना जल है, इन्हीं 30% में से। तो साथियों इस 30% में से भारत के पास केवल और केवल 4% है, ठीक है, विश्व का जल। और दोस्तों 96% जल अन्य देशों के पास है, जो और देश है सब मिला करके, ठीक है। तो आप जल के बारे में आई होप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं। तो साथियों हमने बता दिया आपको कि भैया जल दिवस 22 मार्च, और थीम क्या है इस बार का, ग्लेशियर संरक्षण, ठीक है। भारत के पास 4% विश्व का जल है। ये मैं बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके सब कुछ पढ़ चुका हूं, ठीक है। चलिए अब आपको बता दें कि प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के संदर्भ में भारत का विश्व में 133वां स्थान है, और सिंचित कृषि क्षेत्र की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। जो कृषि में सिंचाई होती है उसके मामले में पहला स्थान है। देश का 8वां हिस्सा बाढ़ग्रस्त रहता है। आपको पता पूरे भारत का 8वां हिस्सा क्या होता है, बाढ़ग्रस्त रहता है, जहां पे बाढ़
आती रहती है, ठीक है, हमेशा बाढ़ रहती है। और छठा हिस्सा दोस्तों सूखाग्रस्त रहता है। भारत कंडीशन है, देख लीजिए, 8वां हिस्सा भारत का बाढ़ से भरा रहेगा, ठीक है, और छठा हिस्सा दोस्तों हमेशा सूखा ही रहता है, ठीक है। अगर दोस्तों इसको देखिए, इसका सैल्यूशन क्या हो सकता है, अगर सारी नदियां आपस में जोड़ दी जाए दोस्तों, तो जहां पे दोस्तों बाढ़ है वहां वाला पानी सूखे स्थान पे भी जा सकता है ना। वैसे बहुत कठिन काम है, फिर भी मैं मेरे अंदर जो कीड़ा था हमने बता दिया, ठीक है, चलिए छोड़िए, है ना। देखिए, जल संबंधी विषय संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, ये जो आपको पता होगा, ठीक। जल पर दोस्तों दोनों लोग कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य। आप बता दें कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 246 व अनुच्छेद 262 में जल के संबंध में केंद्र और राज्यों के दायित्वों का निर्धारण किया गया है। तो अनुच्छेद 246 में क्या कहा गया है मेरे साथियों, तो अनुच्छेद 246 में क्या कहा गया है कि अंतरराज्यीय नदियों, जो दो से अधिक राज्यों के बीच में बहती हैं, उनको अंतरराज्यीय नदियां कहते हैं, ठीक है। तथा घाटियों का विकास संसद द्वारा विधि के अंतर्गत केंद्र के नियंत्रण में होगा। अगर देखिए दो से अधिक मतलब एक से अधिक राज्यों में कोई नदियां हैं, घाटियां हैं, तो उनका विकास करने के लिए संसद द्वारा चीजें बनाई जाएंगी, ठीक है। उनका नियंत्रण होगा, केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा उस पर, ठीक है, क्योंकि राज्य की लड़ाई ना हो, ठीक है। मान लिया कोई नदी दोस्तों एक ही राज्य में है, तो उस राज्य का है प्रॉपर, अब वो नदी कई राज्यों में बह रही, तो सबके बीच लड़ाई होगी, तो उसके लिए संसद कानून बनाएगी, मतलब संसद बताएगी इस पे नियंत्रण कैसे रखना, केंद्र सरकार, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों दूसरा क्या है कि राज्य सरकारों को अपने क्षेत्राधिकार के जल प्रदाय, सिंचाई, नहरें विकास, बांध, जलाशय, जल विद्युत से संबंधित कार्य करने का पूरा अधिकार है। यानी राज्य सरकार किस पर कानून बनाएगी, भैया जल संबंधी कानून बना ले, सिंचाई कहाँ किसको कितना देना है, सिंचाई कर वसूलना ये राज्य का है, नहरों का निकास कैसे होगा, कहाँ होगा, बांध बनाना, जलाशय बनाना और विद्युत बनाना, दोस्तों ये इस पर पूरा अधिकार राज्य सरकार का होता है, इसमें केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। अनुच्छेद 262 का कहता है अंतरराज्यीय जल विवादों से संबंधित है। अगर दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि अगर एक से अधिक राज्यों के बीच दोस्तों जलों का विवाद है, दोस्तों किससे संबंधित होगा, तो वो 265 से संबंधित, ठीक है। चलिए, ये तो होगा थोड़ा दोस्तों संवैधानिक चीजों हमने देख ली। अब बात करते हैं भारत में जल संसाधन के स्रोत क्या क्या हैं। तो जल संसाधन के स्रोत क्या क्या है भारत में, तो पहला है धरातलीय या पृष्ठीय जल। धरातलीय जल क्या होता है दोस्तों, तो पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला जल क्या होता है, धरातलीय जल, जिसको आप देख लेते हैं नदियों में देख रहे हैं ना, वो धरातलीय है। देखिए क्या होता है, इसके अंतर्गत नदियां हो गई, झीलें हो गई, पोखर हो गया, तालाब हो गया, समुद्र हो गए, ये जल क्या होते हैं, धरातलीय जल होते हैं, धरातल पर होते हैं, ठीक है। आप बता दें इसका लगभग 20% भाग वाष्पित होकर वायुमंडल में विलीन हो जाता है तथा कुछ जल रिसाव के द्वारा भूमि के अंदर चला जाता है। मतलब देखिए समझिएगा, जो ये जल है ना, इसका 20% हमेशा दोस्तों वाष्पित होकर वायुमंडल में जाएगा और वो फिर बरसेगा, ठीक है। और कुछ जल दोस्तों क्या होता है, रिसाव होकर के जमीन के अंदर जाता रहता है। जैसे जल भरा हुआ है दोस्तों, जमीन के अंदर भी सोखता रहता है, रिसाव करके जाता रहता है, ठीक है। तो ये धरातलीय जल हो गए। भूमिगत या भौम जल क्या है दोस्तों, भूमिगत या भौम जल क्या है ये भी देख लीजिएगा। तो वर्षा का जल रिस कर भूमिगत हो जाना। देखिए वर्षा का जल दोस्तों रिस के जो जमीन के नीचे चलाता है, जिसे फिर से हम निकालते हैं पीने के लिए दोस्तों, भूमिगत जल हो जाता है, ठीक, उसको भौम जल बोलते हैं। यानी कि जल रिसाव की क्रिया धरातलीय जल से ही होती है, ठीक है, समझिएगा। इन दोनों माध्यमों से भूमि के नीचे विशाल मात्रा में जल एकत्र हो जाता है, जिसे हम भौम जल कहते हैं। यानी इन जल से, जैसे कि वर्षा का जल हुआ, वो दोस्तों जा करके नीचे भूमि में एकत्र हो जाता, उसे ही हम भौम जल कहते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय जल क्या होता है, तो आपको बता दें कि वायुमंडल में उपस्थित जो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पुनः आ जाता है, उसे दोस्तों वायुमंडलीय जल कहते हैं। आपको पता होगा कि दोस्तों जो वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है जल, फिर दोस्तों नीचे जाके गिरता है, उसे हम वायुमंडलीय जल कहते हैं, ठीक है। और महासागरीय जल, आपको पता होगा कि महासागरों में पाया जाने वाला खारा जल क्या होता है, महासागरीय जल कहलाता है, ठीक है। चलिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं दोस्तों कि जलभृत क्या होता है, तैयार किए जलभृत क्या होता है। कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा भूजल भृत जल कहलाता है। यानी कि जो कठोर चट्टान होता है दोस्तों, उसके बीचों बीच में जो बीच में जमे हुए जल होते हैं, उसको हम भूजल जलभृत कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसे जल संस्तर भी कहा जाता है दोस्तों, ये पिट के पेपर में पूछा गया 2023 में, ठीक है। चलिए जल स्तर क्या होता है दोस्तों, ये भी देखिए पेट में पूछा गया, जिसको जल कहे कितना जल स्तर, यानी वाटर लेवल,
है ना, कहाँ तक जल भरा है, वो वाटर लेवल जो नापते हैं वही जल स्तर होता है। तो ये भी पूछा गया पेट में। क्या है कि मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा पानी, सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा को जल स्तर या वाटर लेवल कहते हैं। समझिएगा, जैसे हम कहते हैं ना कि मान लिया एक बोतल है, इसमें दोस्तों क्या होता है, मान ली यहां तक भरा है, तो यहां तक देखिए नंबरिंग लिखा, नापा कि इसका वाटर लेवल कितना है, इसमें कितना वाटर है, तो आप बताएंगे 1 लीटर, है ना। तो ये नाप के बताया था। कोई कुआं है, इसका वाटर लेवल कितना है, तो नाप के बता देंगे इतना है ना। वाटर लेवल मतलब सबसे ऊपरी परत कितनी है, मतलब देखिए वाटर लेवल का मतलब कहीं भरा ना, तो वाटर लेवल क्या मानते हैं, जो सबसे ऊपर कितनी दूर तक जला है, कितनी दूर तक जल भरा, वो वाटर लेवल होता है। ठीक है, नीचे का नहीं, ठीक है, ऊपर वाला लेते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां तक। ठीक है, चलिए इसके अलावा जलपरत की परिभाषा देख लीजिए दोस्तों। जलपरत क्या होता है, तो दोस्तों जलपरत या जलमंडल पृथ्वी की सतह पर या उसके पास पानी की एक परत को संदर्भित करता है। इसमें सभी तरल और जमी हुई सतह का पानी मिट्टी और चट्टानों में जमा भूजल और वायुमंडलीय जलवाष्प भी शामिल होता है, जिसे हम जल परत कहते हैं। ठीक है, और जल तालिका क्या होता है, जिसको हम वाटर टेबल कहते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जल तालिका क्या होता है, तो जल तालिका वह स्तर है जिसके नीचे जमीन पानी से संतृप्त होती है। क्या होता है, देखिए जल तालिका का होता है कि जिसके नीचे जमीन पानी से संतृप्त होती है। यह एक भूमिगत सीमा है जो मिट्टी की सतह और भूजल के संतृप्त क्षेत्र के बीच स्थित होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह वह स्तर है जहां मिट्टी और चट्टानों के छिद्र पूरी तरह से पानी से भरे होते हैं। देखिए आप कभी दोस्तों नदी किनारे गए होंगे तो वहां दोस्तों मिट्टी जो होती है एकदम दोस्तों गीली होती है, वो पानी से भरी होती है। मिट्टी और उसमें कंकड़ वंकड़ होते हैं, वो पानी से भरी होती है लबालब। ठीक है, रसा करता, वो जल तालिका है। ठीक है, वाटर टेबल। ठीक है, यहाँ मतलब कि पूरे जो छिद्र हैं, जैसे जमीन के मिट्टी है उस पूरी एकदम गीली होती है अंदर अंदर। ठीक है, ये समझिए। चलिए अब दोस्तों ये लाइन याद कर लीजिएगा कि तमिलनाडु भारत का पहला राज्य बना जिसने प्रत्येक घर में वर्षा का जल संग्रहण ढांचों का बनाना अनिवार्य कर दिया। यानी कि अगर आप घर बनवा रहे हैं दोस्तों तो एक पाइप आपको अंडरलाइन जमीन के अंदर करनी होगी, जिससे कि आपका जो वर्षा का पानी बह रहा है वो जमीन के अंदर चला जाए, फिर से दोस्तों वो आप पी सके बाहर निकाल के। ठीक है, तो ये तमिलनाडु ऐसा देश बना था, और ये दोस्तों आपके यूपी पुलिस के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, भारत का पहला जलग्राम कौन सा है, जखनी दोस्तों बांदा में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के बांदा में। हर घर जल पहुंचाने वाला राज्य पहला कौन सा बना था, गोवा बना था। हर घर जल पहुंचाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना, तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव। राष्ट्रीय जल नीति 2012 में लाई गई। दोस्तों यहीं पर एक मैं क्वेश्चन आपसे कर सकता हूं क्या, चलिए कर ही ले रहा हूं, करने की क्या बात है, पूछना थोड़ी ना है, आप पढ़ रहे हैं हमसे। ठीक है, तो बताइएगा साथियों कि वाटर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वाटर मैन ऑफ इंडिया किस व्यक्ति को कहते हैं भारत में। ठीक है, यानी भारत का जल पुरुष। ठीक है, वाटर मैन ऑफ इंडिया, भारत का जल पुरुष किसको कहते हैं, ये अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में देखिए, आप लोग कमेंट किया करिए ना, आप लोग कुछ बताते रहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कृषि में सिंचाई के साधन देख लीजिए, ये भी कभी कभार हो सकता है पूछ ले जाए। तो कृषि में सिंचाई के साधन की बात करते हैं तो 45% दोस्तों सिंचाई नलकूप या कुआं से होती है, और सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई करने वाला राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश। 26% नहरों से सिंचाई की जाती है और 6% तालाब से, और सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई दोस्तों आंध्र प्रदेश फिर तमिलनाडु में की जाती है। और सर्वाधिक सिंचित राज्य की बात कर ले क्षेत्रफल में दोस्तों उत्तर प्रदेश है, और प्रतिशत में पंजाब है, क्योंकि पंजाब थोड़ा सा छोटा है 97%। और सर्वाधिक असिंचित राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र सबसे कम न सींचने वाला। ठीक है, याद रखेगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि भारत में कुल कृषि योग्य भूमि 46% पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध ही नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सही लगा तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और हमारे ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल करके टेलीग्राम चैनल उसको दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि जिनको दोस्तों पीडीएफ वगैरह चाहिए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर ले, जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा, आप जा करके ले सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से। चलिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद जय भारत।